हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग शाला पर। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये हमारे 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्याजे के। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कवर करे थे और आज लगभग 26 क्वेश्चन हम कवर करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर्स के। जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही करंट प्रीवियस ईयर थे। 2022, 2022, 2019, 2018, मोस्टली ये इन 3 साल के ही पेपर हैं और 2022 के हर एक क्वेश्चन को कवर किया गया है, जितने भी प्याजे के क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और अगर आपको हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को और लोगों तक भी पहुँचाइए ताकि हम इसी तरह कंटेंट बनाते रहें। फ्रेंड्स ये जो वीडियो एक भी वीडियो आती है इसका कंटेंट बनाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ढूंढ कर लेकर आने पड़ते हैं क्योंकि इतने इजीली अवेलेबल कहीं पर भी नहीं होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हम आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर ही देखकर आपको आइडिया होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जाएंगे। अगर आप ये सोचें कि आप 2015, 16 या 17 के पेपर आप देखें और आप आइडिया लगा लें कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर सकता हूँ कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी का फिर भी आइडिया हो सकता है, रीजनिंग का, लेकिन सेकंड पार्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो सकता, साइकोलॉजी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो सकता है। अच्छा, जो हमारे ये प्याजे के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं ये आपके सीटेट, जो हम प्याजे के ये क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ये आपके DSSB के अलावा सीटेट, एचटेट, यूपी टेट और इसके अलावा जो हमारा सुपर टेट होता है यूपी टेट ही, और रीट, इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, जितने भी एग्जाम्स में साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के सब एग्जाम्स के अंदर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जुड़े रहिए हमारी वीडियोस को और ऐसे ही देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। इस स्तर पर बच्चा समझता है कि यदि आप एक कैंडी को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये उतने ही होंगे जितनी कैंडी पूरी होने पर थे। इस अवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए एक कैंडी मैंने बना दी ऐसे, एक कैंडी, और दूसरे में मैंने क्या करा, इस कैंडी को ब्रेक करके मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए अच्छा, जो हमारी स्टार्टिंग की स्टेजेस होती थी सेंसरी मोटर, खैर सेंसरी मोटर में तो बच्चा बोल ही नहीं सकता, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उस स्टेज में बच्चे के लिए ये जो 4 पार्ट से मैंने कैंडी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ये ज़्यादा है इससे, जो कैंडी 1 पीस में है, इससे ज़्यादा है ये जो 4 पीसेस वाली है। लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाता है तो बच्चे के अंदर प्रिंसिपल आ जाता है किसका, कंजर्वेटिज्म का। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल आने के बाद बच्चा कंजर्वेशन करने लग जाता है, बच्चे को इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती। ये सेम एग्जाम्पल है बीकर वाला कि 2 बीकर्स थे, पानी सेम था, एक बड़े बीकर में डाल दिया तो बच्चे के लिए क्या है, बड़े बीकर में पानी ज़्यादा। ये सेम क्वेश्चन है उसका, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही है फ्रेंड्स। Kids at this stage understand that if you break a candy into smaller pieces, it will be the same amount as when the candy as a whole। तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा कब गया है, आप देख लीजिए 27 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या ये मुश्किल है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले पानी टाइप के क्वेश्चन पूछता था, पानी वाला, अब उन्होंने पानी की जगह क्या करा, कैंडी ला दी, तो बच्चा कैंडी में ही कंफ्यूज हो गया। बच्चा कैंडी में क्यों कंफ्यूज हुआ, क्योंकि बच्चे ने प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं पढ़े हैं अच्छे से। अगर हमारी पिछली 2 प्याजे की वीडियोस कोई भी बच्चा पढ़ लेता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये वीडियो की, अगर आपने पिछली हमारी प्याजे की वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो को देखने के अलावा जो हमारी पिछली प्याजे की वीडियोस हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले हमने 30 क्वेश्चंस की एक और वीडियो करवा रखी है जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर कवर करे हैं और जो बच गए थे वो आज हम कवर कर रहे हैं और आज हमारा बिल्कुल टोटली कंप्लीट हो जाएगा प्याजे। तो फ्रेंड्स ये भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं फ्रेंड्स इसके अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए ये कितना मतलब लेवल देखिए आप क्वेश्चन का कि वस्तु स्थायित्व बाल विकास के किस चरण में प्रमुख विशेषता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस।
ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाती है बच्चे की, कौन सी इसमें आ जाती है, 0 से 2 साल का होता है बच्चा जब, कब आ जाती है, जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, इसे क्या कहते हैं, इन्फेंसी, इन्फेंसी कहा जाता है इस स्टेज को। तो ये कौन सी हुई, शैशवावस्था, कौन सी हुई ये, शैशवावस्था। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आ जाती है, इन्फेंसी में। चलिए बढ़ते हैं आगे, 0 से 2 साल की उम्र होती है इसमें बच्चे की, 0 से 2 साल की उम्र। पहले जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या पूछे गए थे, कौन सी स्टेज में आती है, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मल ऑपरेशनल में। इसमें हमारा आंसर हो जाता था सेंसरी मोटर। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सेंसरी मोटर 0 से 2 साल की होती है, और 0 से 2 साल की उम्र को क्या बोला जाता है, इन्फेंसी बोला जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकालने मुश्किल नहीं है कुछ भी, कि बहुत कुछ मुश्किल पूछ लिया हो, हाँ थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन भी आप देखिए 27 मार्च 2022 को पूछा गया, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और पेपर आपको लगता है कि मुश्किल है। आगे देखिए, जीन प्याजे के अनुसार बालक किस अवस्था में चिन्हों भाषाओं का प्रयोग का कौशल प्राप्त कर लेता है, ठीक है, किस उम्र में बच्चा लैंग्वेज और सिंबल्स का यूज करने लग जाता है, सिंबल्स का यूज करने लग जाता है। आपको पता होगा कि जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें सेंसिस का यूज होता है, ठीक है, सेंसिस का। लेकिन उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है उसके अंदर बच्चा लैंग्वेज का भी यूज करने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हुआ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या आंसर हुआ हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में देखते हैं अब इसे, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे द चाइल्ड एक्वायर्स द स्किल ऑफ यूजिंग सिंबल्स लैंग्वेज एट विच स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यही हमारा आंसर हुआ। कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्याजे की संज्ञान विकास सिद्धांत, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्मृति और कल्पना का क्या मतलब है, मेमोरी और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन और मेमोरी के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण उपयुक्त है। मतलब कह रहा है कि इमेजिनेशन और मेमोरी किस स्टेज में आ जाती है, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके अंदर इमेजिनेशन और मेमोरी का विकास हो जाता है, और बच्चा इसी उम्र के अंदर ये दोनों चीज करने लग जाता है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इन प्याजेस थ्योरी डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज एप्रोप्रिएट स्टेज है मेमोरी और इमेजिनेशन की, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं। एक बच्चे के पास अपने पालतू जानवर के साथ अपने अनुभव के आधार पर कुत्ते के लिए स्कीमा है, मतलब बच्चे के पास डॉग का स्कीमा है। फिर वह बगीचे में एक और कुत्ता देखता है, वह जानवर को पहचानने में सक्षम होता है। कथन में संज्ञानात्मक विकास को किस प्रक्रिया का प्रवेश डाला गया है। अब आप बताइए कि बच्चे को डॉग के बारे में पता है, वो अपने गार्डन में एक और डॉग देखता है और बच्चा पहचान जाता है कि ये भी डॉग है। तो ये क्या हुआ, हमारा एसिमिलेशन हुआ। क्या हुआ, ये हमारा एसिमिलेशन हुआ, ठीक है, आत्मसात्करण हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को हम इंग्लिश में देखते हैं। A child has a schema for dog based on his experience with his pet. Then he sees another dog in the garden. He is able to recognize the animal. Which of the process of cognitive development is highlighted in the statement? Assimilation. क्या कहा जाएगा इस प्रोसेस को, एसिमिलेशन कहा जाएगा फ्रेंड्स इस प्रोसेस को, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में एक बच्चे में संरक्षण की क्षमता विकसित होने लगती है। कौन सी क्षमता कह रहा है, संरक्षण की, ठीक है फ्रेंड्स। तो संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया, कंजर्वेशन किस स्टेज के अंदर आ जाता है, कंजर्वेशन हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। एट विच स्टेज एबिलिटी टू कंजर्व बिगिंस टू डेवलप इन चाइल्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा 26 मार्च 2022 को ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया। तो आप देखिए कितना करंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। एक साल पहले की बात है, लेकिन लास्ट पेपर यही हुए थे हमारे DSSB के। उसके बाद कोई पेपर नहीं हुआ, उसके बाद पेपर होंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो भी डाली थी कि आपकी वैकेंसीज बता दी गई हैं कि कितनी कितनी निकलेंगी, कुछ 2 से 4 महीने के अंदर एडवर्टाइज हो जाएंगी वैकेंसीज। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए, बहुत जल्द ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा,
पियाजे के शब्दों में किशोर अवस्था में विकसित होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता है। जो बच्चे के अंदर किशोर अवस्था में विकसित होने वाली समस्याएं आती हैं, जो उनके लिए उनको हल करने के लिए क्या चीज होती है, तो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब हम। अच्छा देखिए, सबसे पहले किशोर अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है एडोलेसेंस की एज। ठीक है, एडोलेसेंस की एज, एडोलेसेंस की एज क्या होती है? 11 अबव होती है। 11 अबव के अंदर बच्चे के अंदर कौन सी आती है? काल्पनिक निगात्मक तर्क। ठीक है, हाइपोडिडक्टिव। ठीक है, हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग, तो यही हमारा आंसर है। इंग्लिश में देखते हैं हम इसको। इन पियाजेस टर्म कॉग्निटिव एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट डेवलप इन एडोलेसेंस इज, कौन सी आती है? देखिए, ट्रांजिटिविटी कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आ जाती है, ट्रायल एंड एरर कॉन्क्रीट थिंकिंग कॉन्क्रीट में आ जाती है, तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ही आती है हमारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। चलिए, द डेवलपमेंटल स्टेज इन विच चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली, बच्चा लॉजिकली किस स्टेज के अंदर थिंक करने लग जाता है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच्चा लॉजिकली कौन सी स्टेज के अंदर थिंक करने लग जाता है? हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बिल्कुल बच्चा लॉजिकली थिंक करने लग जाता है। तो यही हमारा आंसर है, सी, फॉर्मल ऑपरेशनल। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके अंदर बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? जो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसके बारे में से कौन सा सही हमें बोल रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम इसमें से कौन सा सही है। औपचारिक, चलिए पहले इसको इंग्लिश में देखते हैं। सही नहीं है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, संयोजक सही नहीं है। जो गलत है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो गलत है वो हमसे पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। चलिए देखते हैं। वैसे आपको देखते ही पता लग जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन नो लैंग्वेज एंड नो थॉट। क्या फॉर्मल ऑपरेशन में कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई थॉट नहीं होती? तो पहला हमारा गलत, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कंक्रीट ऑपरेशन में अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर आ जाते हैं, सही है। प्री ऑपरेशन में इनएबिलिटी टू कंजर्व होती है, नहीं होती एबिलिटी, बिल्कुल सही है। सेंसरी मोटर में नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सही है, तो ए हमारा गलत है। अब हिंदी, अच्छा ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया 25 मार्च 2022 को। 25 मार्च 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। औपचारिक संक्रिय, कोई भाषा नहीं और कोई विचार नहीं, बिल्कुल गलत है। फॉर्मल ऑपरेशन में कोई भाषा ही नहीं होती, मतलब बच्चा 11 साल से अप हो चुका है, क्या कोई लैंग्वेज ही नहीं होती बच्चे के पास? तो ये बिल्कुल गलत है, तो पहले ही हमारा गलत हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। पियाजे के सिद्धांत में पूर्व परिचालन अवस्था में चिंतन की समस्या को डैश में बच्चों के प्रदर्शन द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पूर्व परिचालन अवस्था है, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें बच्चे की लिमिटेशन क्या बताई गई है? ठीक है, चिंतन की सीमाओं में डैश में बच्चे के प्रदर्शन द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया है, क्या लिमिटेशंस बताई गई हैं? ठीक है, तो पहला हमें क्या कह रहा है कि क्रांति कार्यों की, रेवोल्यूशन टास्क, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया। फिर क्या कह रहा है? स्थिति कार्य, पोजीशन टास्क, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया प्री ऑपरेशन से रिलेटेड। निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन टास्क, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। फिर क्या कह रहा है? कंजर्वेशन टास्क, कंजर्वेशन टास्क, बच्चा 2 बीकर्स में पानी है, ठीक है, एक बड़े बीकर में पानी डाल देंगे इसमें से, तो बच्चा नहीं बता पाएगा कि इस वाले बीकर में और इस वाले बीकर में सेम पानी है, इसी को कंजर्वेशन टास्क कहा गया। तो ये बच्चे की लिमिटेशन होती हैं, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन पियाजेस थ्योरी द लिमिटेशंस ऑफ थिंकिंग इन द प्री ऑपरेशन स्टेज आर बीइंग इलस्ट्रेटेड बाय चिल्ड्रन परफॉर्मेंस इन कंजर्वेशन टास्क, यही हमारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने प्रतीकात्मक खेलकूद में कितनी अवस्थाओं को विभाजित किया? सिंबॉलिक प्ले का रेफरेंस ये कि जो सिंबॉलिक प्ले है उसे कितनी स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है? तो पियाजे ने सिंबॉलिक प्ले को 2 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिंबॉलिक प्ले क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें बच्चा प्रिटेंड करता है, ठीक है, कोई चीज होगी उससे कुछ और खेलने की कोशिश करेगा, प्रिटेंड करेगा, ठीक है, तो इसे सिंबॉलिक प्ले कहा गया। इसे 2 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। पियाजे डिवाइडेड सिंबॉलिक प्ले इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? 2 स्टेजेस फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब इसे पढ़ेंगे तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा ना कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, देख के आपको ये नहीं फील करना कि ये नहीं हो पाएगा, हर चीज हो पाएगी। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। पियाजे मेक्स 2 क्लेम अबाउट थिंकिंग इन द पीरियड आफ्टर कॉन्क्रीट ऑपरेशन। देखिए पहली चीज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन के बाद फॉर्मल ऑपरेशन आता है, इतना आप अपने दिमाग में रखिए कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन के बाद फॉर्मल ऑपरेशन आता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम इज करेक्ट। प्याजे ने 2 क्लेम करे हैं कॉन्क्रीट स्टेज के बाद, मतलब फॉर्मल स्टेज के। अब वो क्या क्लेम है वो देखते हैं। प्याजे ने क्लेम करा कि डेवलपमेंट चेंजेस कंटिन्यू थ्रू अर्ली एडोलेसेंस, मतलब 11, 12, 13 साल की जो अर्ली एडोलेसेंस स्टेज है, बच्चे के डेवलपमेंट उस स्टेज में होते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा है, कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, फाइनल ऑपरेशनल थिंकिंग होती है, जो फाइनल ऑपरेशनल स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज होती है। जो प्याजे ने 4 स्टेजेस दी थी, उसकी फॉर्मल ऑपरेशन लास्ट स्टेज होती है। तो पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमें, बोथ 1 एंड 2। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, बोथ 1 एंड 2। देखिए कितना सिंपल था। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 25 मार्च 2022 को। 25 मार्च 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी क्वेश्चन को अब हिंदी में देख लेते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। विकासात्मक परिवर्तन प्रारंभिक किशोरावस्था तक जारी रहता है, बिल्कुल जारी रहता है किशोरावस्था तक। औपचारिक परिचालन सोच विकास का अंतिम चरण है, बिल्कुल अंतिम चरण है। बस फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है कि पूर्व परिचालन मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज के संदर्भ में 3 माउंटेन टास्क को किसने दिया? 3 माउंटेन टास्क को प्याजे ने ही दिया है। 3 माउंटेन टास्क को प्याजे ने ही दिया है, यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। 3 माउंटेन टास्क को प्याजे ने ही दिया है। 3 माउंटेन टास्क के अंदर कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। ये बताया गया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसके अंदर बच्चा एनिमलिज्म और जो कंजर्वेटिज्म है उनका क्या रहता है, ईगोसेंट्रिज्म है उनका क्या रहता है, ये सब ही बताया गया। तो और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसके अंदर वही सब आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीचिंग एंड ग्रास्पिंग इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट। शैशवावस्था में पहुंचना और पकड़ना विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन कह रहा है ग्रास्पिंग और रीचिंग के बारे में। प्याजे ने सोचा कि हाथ की हलचल और दृष्टि शुरू में स्वतंत्र होते हैं। क्या कह रहा है कि प्याजे ने सोचा कि हाथ की हलचल और दृष्टि शुरू में स्वतंत्र होते हैं। बोवर ने नोट किया, बोवर कोई और साइकोलॉजिस्ट था, उसने क्या नोट किया कि जन्मजात दृष्टिहीन शिशु हाथ के संबंध में अवधि से गुजारते हैं। इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स इनको। Piaget thought that the hand movements and visions are initially independent. Bower noted that cognitively blind infants seems to go through the period of hand regard. देखिए मैं आपको एक बार बता दूं कि बोवर का ये मानना था कि जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, वो हैंड से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, इसी को हैंड रिगार्ड कहा गया है। वो अपने हाथ ज़्यादा चलाते हैं। ठीक है, ये बोवर ने कहा था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद प्याजे थॉट दैट द हैंड मूवमेंट्स एंड विजन आर इनिशियली इंडिपेंडेंट, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। प्याजे ने यही माना था कि शुरू में जो स्टार्टिंग होती है उसमें इनिशियली हैंड और आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, हाथ अलग होते हैं। और जो हमारे आई, आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है वो देख कहीं और रहा होता है और उसके हाथ कहीं और चल रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चे का हैंड और आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, यही प्याजे ने कही थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शन इसका हो गया बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन जब हम इन्हें करेंगे तो ये कुछ भी मतलब हमें मुश्किल नहीं लगेंगे, बिल्कुल के सिंपल लगेंगे, बस ये देखने में ही बड़े लग रहे हैं। प्याजे के अनुसार उन प्रतिक्रियाओं के लिए शब्द है जिसके द्वारा एक शिशु मूल रूप से संयोग से खोजी गई वांछित घटनाओं को पुनः उत्पन्न करने का सीखता है। देखिए हमारी सेंसरी मोटर स्टेज थी, सेंसरी मोटर स्टेज को छह पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसी के अंदर आता है एक सर्कुलर रिएक्शन, शायद प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन था, जिसके अंदर बच्चा एक्टिविटीज़ को दोहराता है, बच्चे को याद रहती हैं वो एक्टिविटीज़ और उन्हें बार बार दोहराता है। उन्हें सर्कुलर रिएक्शंस भी कहा जाता है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें वृत्तकार अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी पढ़ के आपको बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू Piaget, डैश इज द टर्म फॉर प्रोसेस बाय विच एन इन्फेंट लर्न्स टू रिप्रोड्यूस डिजायर्ड अकरेंस ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाय चांस। उसने कोई चीज गलती से करी होती है लेकिन उसे बार बार फिर वो दोहराता रहता है, इसे सर्कुलर रिएक्शंस कहते हैं। देखिए कितना सिंपल था। और ये क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया 24 मार्च 2022 के पेपर में। DSSB PRT 24 मार्च 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
डैश विशेष स्थिति में उपयोग किए गए व्यवहार के संगठित प्रतिरूप के लिए प्याजे का शब्द है। क्या कह रहा है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज जो बच्चा दोहरा रहा है या विशेष स्थिति में बच्चा यूज कर रहा है, ठीक है, तो उनको क्या कह रहे हैं, व्यवहार को संगठित प्रतिरूप को, उसे क्या कहा गया है, उसे स्कीमास कहा गया है, स्कीमा या स्कीमास कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। डैश इज प्याजेस टर्म फॉर ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर यूज्ड इन पर्टिकुलर सिचुएशन। क्या कहा गया उसे? स्कीमास कहा गया फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कितना बड़ा लग रहा है। अच्छा मैं पिछला क्वेश्चन दिखा दूं आपको। पिछला क्वेश्चन कब पूछा गया? 24 मार्च 2022 को ही पूछा गया। इतना इसी क्वेश्चन 24 मार्च 2022 को पूछा गया और बच्चे बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ था। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। प्याजे के दृष्टिकोण के संदर्भ में पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है, बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेज है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों का उपयोग में अधिक परीक्षण हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि बच्चे क्या हो जाते हैं, सिंबॉलिक थॉट तो आ जाते हैं बच्चे में, लेकिन वो लॉजिक्स का यूज नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेज। ठीक है, अब इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। व्हाट इज द प्री ऑपरेशन स्टेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्याजे अप्रोच? फिर आगे क्या कह रहा है? सेकंड मेजर स्टेज होती है, बिल्कुल ठीक है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड इन द यूज ऑफ सिंबॉलिक थॉट बट आर नॉट येट टू एबल टू सू लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज का बच्चे यूज नहीं कर पाते, बिल्कुल सही है। तो हमारे बोथ 1 and 2 दोनों हमारे ऑप्शन सही है, यही इसका हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको कितना बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन देखेंगे आप क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकेंद्रवाद का वर्णन किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है कि ईगोसेंट्रिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? यह केंद्रीकरण का एक रूप है। ये क्या कह रहा है? ये सेंट्रेशन का एक रूप है। ठीक है, सेंट्रेशन क्या होता है कि सेंट्रेशन के अंदर बच्चे का ध्यान एक ही तरफ होता है, बच्चा बाकी चीजों को निग्लेक्ट कर देता है। तो बिल्कुल सही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेंट्रेशन, बिल्कुल सही है। यह समझा सकता है कि छोटे बच्चों को कभी कभी वास्तविकता को अपने सिर के अंदर क्या हो रहा है से अलग करने में परेशानी होती है। क्या ऑप्शन है कि इट मे एक्सप्लेन वाई यंग चिल्ड्रन समटाइम हैव ट्रबल सेपरेटिंग रियलिटी फ्रॉम व्हाट गोज ऑन इनसाइड देयर हेड्स। क्या कह रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम होती है सेपरेटिंग रियलिटी, अपने मतलब जो रियलिटी होती है उससे और जो बाहर हो रहा होता है उससे। तो दोनों चीज बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है कि टू स्टडी ईगोसेंट्रिज्म प्याजे डेवलप द 3 माउंटेन टास्क। ये भी सही है, ईगोसेंट्रिज्म के लिए 3 माउंटेन टास्क कहा गया था। ठीक है, अकेंद्रवाद का अध्ययन करने के लिए प्याजे ने 3 प्रतिवाद कार्य का रूपरेखा तैयार करी थी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था हमारा? ये 24 मार्च 2022 को ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स ये कि प्याजे सिद्धांत के अनुसार शिशु का पर्यावरण के साथ प्रारंभिक संबंध होता है। कह रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ कैसा संबंध होता है स्टार्टिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी द इनिशियल कनेक्शन ऑफ इन्वेंट विद द इन्वायरमेंट इज क्या होता है? एलिमेंट्री होता है, बिल्कुल सही है। एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक का मतलब स्टार्टिंग का होता है, बिल्कुल सही है। थ्रू सिंपल रिफ्लेक्सेस होता है, बच्चा उस टाइम पे सिर्फ रिफ्लेक्सेस के साथ ही कर सकता है। सरल प्रतिवर्तों के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये भी हमारा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अश्वा अवस्था को संवेदीगात्मक विकास की अवस्था किसने कहा था? ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि इन्फेंसी को सेंसरी मोटर डेवलपमेंट स्टेज किसने कहा था? अब आप बताइए कि सेंसरी मोटर स्टेज किसने दी थी? प्याजे ने दी थी, तो प्याजे ही कहेगा। इससे आसान कोई और हो सकता है फ्रेंड्स? अब यही इंग्लिश में देख लेते हैं। Who called infancy stage of sensory motor development? Infancy the stage of sensory motor development किसने कही थी? प्याजे ने कही थी। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है क्या? और ये पूछा गया हमारा 20 मार्च 2022 को। ये क्वेश्चन 20 मार्च 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्याजे के उपागम में मूर्त संक्रियात्मक क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर हम प्याजे का वो देखेंगे, प्याजे की अप्रोच देखेंगे तो उसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्या है ये कहा जा रहा है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, बिल्कुल ठीक है, थर्ड स्टेज है। इस दौरान बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है, लेकिन अमूर्त सोच नहीं। कह रहा है कि इस स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग तो आ जाती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती है।
तो इसको भी हम कई हद तक सही मान सकते हैं। लेकिन देखिए वैसे माना ये जाता है कि जो लॉजिकल थिंकिंग है जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है, ये भी माना जाता है। लेकिन अब इसने ये कह दिया है कि ये अमूर्त सोच नहीं आती है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, तो हम इसको करेक्ट ही मानते हैं। देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये थर्ड स्टेज होती है, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग बट नॉट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चलिए ये भी ठीक मान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, ये हमारा करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्याजे के अनुसार वस्तु का स्थायित्व क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? यह समझ है कि दृष्टि से बाहर होने पर भी कोई व्यक्ति या वस्तु अस्तित्व में होता है। बिल्कुल सही है। इट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट। बिल्कुल सही है ये बात। आगे क्या कह रहा है? इट डेवलप्स ग्रेजुअली ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज। धीरे धीरे सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होती है। बिल्कुल सही है। यह संवेदी ज्ञात्मक अवस्था के दौरान धीरे धीरे विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है। तो बोथ 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट आर राइट। बोथ स्टेटमेंट हमारी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्याजे के अनुसार पूर्व संचालात्मक विचार की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा सही सम्मिलित है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी बात सही बोल रहा है ये? ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट इज करेक्टली मैच्ड? कौन सी प्री ऑपरेशनल थॉट की लिमिटेशंस करेक्टली मैच्ड है? फोकस ऑन स्टेट्स रादर देन ट्रांसफॉर्मेशन। चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन एंड निग्लेक्ट अदर्स। कह रहा है कि बच्चे एक पे ध्यान देते हैं, एक सिचुएशन पे, और दूसरी को निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या ये बात सही है? चलिए देखेंगे आगे हम। कि ईगोसेंट्रिज्म की बात कर रहा है कि चिल्ड्रन एज्यूम एवरीवन एल्स थिंक्स परसीव्स एंड फील्स एज दे डू। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बच्चे, देखिए सेकंड स्टेज के बाद एक बार मैं इसे नीचे कर दूं। कह रहा है कि ईगोसेंट्रिज्म वो होती है जिसमें चिल्ड्रन एज्यूम एवरीवन एल्स थिंक्स परसीव्स एंड फील एज दे डू। बिल्कुल सही है। सेकंड बात ये बिल्कुल सही है। ईगोसेंट्रिज्म में यही होता है, बच्चों को ये लगता है कि जैसे वो सोचते हैं, जो वो सोचते हैं सब वही सोचते हैं। ठीक है, तो सेकंड तो हमारी बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट देख लेते हैं। फोकस ऑन स्टेट्स रादर देन ट्रांसफॉर्मेशन। चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन एंड निग्लेक्ट अदर्स। कह रहा है कि बच्चे एक एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं और दूसरे को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है, तो ये सेकंड गलत हो गई। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? ओनली 2। इसका आंसर हमारा ओनली 2 हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक अग्रामित के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कॉग्निटिव एडवांसेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड? ये हमसे कह रहा है। अब बताइए कि अर्ली चाइल्डहुड कौन सी स्टेज होती है? अर्ली चाइल्डहुड होती है हमारी 2 से 6। इसका मतलब कौन सी स्टेज है ये हमारी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज है। अब हमसे पूछ भी ये रहा है कि इनमें से कौन सा उसके अंदर आता है। देखिए बच्चा यूज ऑफ सिंबल्स करने लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थ्योरी ऑफ माइंड आ जाती है बच्चे के अंदर, बच्चा सोचने लग जाता है। ठीक है, सेंट्रेशन नहीं आती है बच्चे के अंदर। इस स्टेज के अंदर क्या आती है बच्चे के अंदर? इस स्टेज के अंदर सेंट्रेशन नहीं आती, केंद्रीकरण नहीं आता है। ठीक है, केंद्रीकरण नहीं होता है बच्चे के अंदर, यूज ऑफ सिंबल्स हो जाते हैं और थ्योरी ऑफ माइंड हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा एक जगह नहीं सोचता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सेकंड एंड थर्ड। यही हमारा इसका आंसर होगा। सेकंड एंड थर्ड, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विशेष घटना चाहे तार्किक या कारण संबंध हो या नहीं को मानसिक रूप से जोड़ने की पूर्व संचात्मक बच्चे की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए एक बार इंग्लिश में और पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। प्री ऑपरेशनल चाइल्ड्स टेंडेंसी टू मेंटली लिंक पर्टिकुलर फिनोमिना वेदर और नॉट देयर इज लॉजिक और कॉज रिलेशनशिप इज कॉल्ड। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इतना भी अलग नहीं है कि इसे ना वो करा जाए। देखिए कह रहा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें चाइल्ड की टेंडेंसी होती है टू मेंटली लिंक पर्टिकुलर फिनोमिना वेदर और नॉट देयर इज लॉजिक और कॉज कैजुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक सिचुएशन में बच्चा लिंक करता है चीजों को, तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ट्रांस डिडक्शन। क्या कहा जाता है उस फिनोमिना को? ट्रांस डिडक्शन। ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि उस टाइम आपको नहीं आता होगा, लेकिन इसको भी करने का तरीका क्या था कि एनिमिज्म ये होता नहीं है, डिफर्ड इमिटेशन ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है, तो ट्रांस डिडक्शन ही बच गया। इस क्वेश्चन को हम इस वे में भी कर सकते थे अगर हमें तुक्का ही मानना था तो, और तुक्का बिल्कुल आपका 100% सही लगता। क्या आंसर हो गया इसका? हमारा प्राक्रमण। चलिए बढ़ते हैं हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप देखेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे।
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस दे रखी हैं फ्रेंड्स, इसने कुछ लिमिटेशंस दे रखी है, हमने देखना है कि वो करेक्टली पेयर है या नहीं है। कुछ इमिटेशंस दे रखी हैं, हमें ये देखना है कि वो करेक्टली पेयर है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम। पहला क्या बता रहा है कि इनविजिबल इमिटेशन यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट अ बेबी कैन नॉट सी सच एज माउथ। विजिबल इमिटेशन विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट बेबी कैन सी सच एज फीट एंड हैंड्स। देखिए इनविजिबल इमिटेशंस हो गया, वो जो इनविजिबल है वो जो दिख नहीं रही है। ठीक है, तो यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब बच्चे को अपना माउथ नहीं दिखता है तो ये भी स्टेटमेंट सही होगी। अब विजिबल वो हो गई जो दिखती हैं, इसका मतलब फीट और हैंड्स ये बच्चे को दिखती हैं, तो इस हिसाब से तो ये दोनों सही हो गई हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, बोथ 1 and 2। देखिए कई जगह आपको लॉजिक समझ में नहीं आ सकता और ऐसा हो सकता है कि आपको लॉजिक पता ना हो, तो वहाँ आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है और आपको अपना माइंड यूज़ करना है कि कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आंसर निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, अदृश्य प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिसे बच्चा देख नहीं सकता, जैसे कि मुंह। दृश्यम प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों की नकल जो बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमने ये फ्रेंड्स, ये हमने 26 क्वेश्चंस कवर करे हैं, 25+ क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आप देखे होंगे कि कुछ ये बहुत नए क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले नहीं देखे होंगे, बहुत चेंज करके क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हम ऐसे ही आगे भी वीडियोस लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ फ्रेंड्स। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हूँ पियाजे की, और या फिर बाकी जो हमारी वीडियोस थी वो भी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जिस भी फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए हमारी वीडियोज़ को, आपको अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगें तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।